है? डाइसैकेराइड, मतलब कितनी शुगर से बना हुआ? और ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज क्या है? कोई भी ग्लूकोज हो वो मोनोसैकेराइड ही होगा। अच्छा ठीक है, फ्रुक्टोज क्या है? सोच के बोलो। पक्का? गैलेक्टोज क्या है? सब मोनोसैकेराइड है ना? तो आप क्लियरली देखो कि सुक्रोज बना है दो मोनोसैकेराइड से, मतलब ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। बताओ ये क्या है, मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है? क्योंकि अभी तक बॉन्ड लगा है क्या? अब देखो बॉन्ड लगा रहा हूं, समझा? अच्छा ठीक है, बॉन्ड लगाने के पहले इसका नाम क्या था? ग्लूकोज। विच मोनोसैकेराइड? लेकिन बॉन्ड लग गया, अब इसका नाम क्या है? वेरी गुड, अब समझ गया आपको, सुक्रोज। पक्का? एवरीवन क्लियर है? ओके। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जितने भी है, फॉर एग्जांपल अब ये जो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड है? अच्छा ठीक है ठीक है, डाइसैकेराइड। ओके, मतलब कितनी शुगर? सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से लेके ये जितने भी है सब के सब मोनोसैकेराइड है? पक्का? गैलेक्टोज भी? गैलेक्टोज भी? फ्रुक्टोज भी? यस, फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, बहुत स्वीट रहती, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं इसको, बिकॉज फ्रूट्स बहुत मीठे रहते हैं ना, ये शुगर होती है उसमें। इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, क्यों? बिकॉज हमारे ब्लड में शुगर होती है ना, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल पढ़ते हैं ना, कि ब्लड गैलेक्टोज लेवल पढ़ते हैं, कि ब्लड फ्रुक्टोज लेवल पढ़ते हैं, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल पढ़ते हैं ना। यस, तो क्या ये रिएक्शन समझी? यस, तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल लिए। अगर हम ध्यान से सुनो, अगर हम डाइसैकेराइड खाएंगे तो रिएक्शन जल्दी होगी, क्योंकि सिंपल खाया था ना, सिंपल है कि मतलब कम कॉम्प्लेक्स खाया था। और अगर हम स्टार्च खाएंगे तो उसका माल्टोज बनेगा, फिर माल्टोज का फिर ग्लूकोज बनेगा, समझा? पक्का? अगर मान लो कि हम डायरेक्टली, आराम से बेटा, टिफिन हेवी हो गया, ठीक है, देखो बस बस बस, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनो। हम जो भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा जरूरी है कि डाइजेस्ट होना? जरूरी है ना? तो ठीक है, बताओ आप, आपने ग्लूकोज खाया, अब बताओ डाइजेशन होगा क्या? होगा ना? नहीं होगा। एग्जैक्टली, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, आप कितना सिंपल करोगे? आप अगर फ्रुक्टोज खाओगे डाइजेशन होगा क्या? नो। ये वाला ग्लूकोज, कोई भी ग्लूकोज खाओ। अच्छा, गैलेक्टोज, मतलब अगर आपने मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर खाया तो आप डाइजेशन करके भी क्या बनाने वाले थे? तो अगर सिंपल फॉर्म में ही खा लिया तो अब कौन सा डाइजेशन होगा? अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर ग्लाइकोलाइसिस। बेटा वो डाइजेशन नहीं है, वो रेस्पिरेशन है, ठीक है? वो कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। पक्का? 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। क्या आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझा? ओके, अब हम पढ़ेंगे कौन सा डाइजेशन? प्रोटीन डाइजेशन। चलो ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ, चलो प्रोटीन खाओ, लेकिन प्रोटीन खाएंगे, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में बैठे ही नहीं है। वो कौन से फॉर्म में? फिर HCl आया और क्या बना दिया इसको? तो बताओ दोनों में से एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है? पेप्सिन क्या है? इनएक्टिव। पेप्सिनोजेन एक्टिव। आपको पता कैसे लगा? जिसके भी आगे जीन लगा होगा, JGEN, जिन, जिन या जेन? पेप्सिनोजेन। ओके, ये क्या होगा? और अगर इसको एक्टिव करना है तो HCl कौन से सेल्स बनाते हैं? ऑल्सो नोन एज, और सेम सेल क्या बनाएंगे? पेप्सिनोजेन। कुछ भी चीज को हाँ मत करके सुनो। पेप्सिनोजेन कौन बनाता है?
ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल, ऑल्सो नोन एज जाइमोजेन सेल्स। कौन से सेल्स? समझे? तो अगर मान लो प्रोटीन है, कौन है? कोई भी प्रोटीन, ठीक है, कोई भी प्रोटीन हो, हमने खा लिया, उसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, तो जो भी प्रोटीन हो पेप्सिन जाएगा और हाईली एसिडिक मीडियम में उसको कन्वर्ट कर देगा दो चीजों में, दैट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। ठीक है, पेप्टोन्स एंड, तो मेरी बात सुनो, ये जो प्रोटीन है इसको इमेजिन करो एक कॉम्प्लेक्स सा बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हुआ। ठीक है, आया पेप्सिन, पेप्सिन बीच में से बड़े बड़े कट लगा रहा है, कट कट कट। तो पेप्सिन की एक्शन के बाद जो बना वो बड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज प्रोटीन का छोटे 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 पीसेस कर दिया उसने। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि बड़े से प्रोटीन के अगर छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो उसे कहते हैं पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। यस, इतने भी छोटे नहीं कि इसको ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बोल दो, इतने भी छोटे नहीं है, समझे? पक्का? तो समझो, एक बड़ा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल था, उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो छोटे छोटे पीसेस का नाम क्या है? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। वो छोटे छोटे टुकड़ों का नाम क्या है? ये किसने किया? एसिडिक मीडियम में। ओके, कहां होता है ये? बकल कैविटी में। तो प्रोटीन डाइजेशन शुरुआत कहां से हुई? बकल कैविटी। अरे स्टार्टिंग तो डाइजेशन का बकल कैविटी से हुआ ना। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, आप लोग भूल गए कि अभी अभी आप लोगों ने जो हेडिंग डाली है वो क्या है? ये कहां से स्टार्ट होगा? जो लोग बकल कैविटी बोल रहे थे वो सुनो, क्या आपने बकल कैविटी की ग्लैंड दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, बकल कैविटी के बाहर जो ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर जो सलाइवरी जूस होता है उसके अंदर कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पड़ा? नहीं, हमने कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं पड़ा था सलाइवरी ग्लैंड में, समझे क्या? ओके, तो इसीलिए बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। ये कहां होगा फिर? HCl कहां सीक्रेट होता है? कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? ग्लैंड, ग्लैंड। क्वेश्चन, प्रॉब्लम यही तो आ रहा है, आंसर तीसरा निकल रहा है। मैं सेल नहीं पूछ रहा हूं, ग्लैंड का नाम बताओ। ओके, तो सुनो, अब सब तरफ नहीं देखना है, बस इधर देखो, ध्यान दो, सुनो। क्या हुआ कि हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि अगर प्रोटीन, इधर देख बड़ा, अगर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होगा तो स्टमक से स्टार्ट होगा, अगर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होगा तो स्टमक से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज ये पढ़ी, अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो बड़े से प्रोटीन का कन्वर्जन छोटे छोटे पीसेस में होगा, जिसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। क्या बोलते हैं? लेकिन एक स्पेशल केस है, ये सारे प्रोटीन के साथ तो ऐसे ही होगा, लेकिन स्पेशल केस पढ़ते हैं, ठीक है? वो है मिल्क प्रोटीन। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मिल्क प्रोटीन कहते किसे है? मिल्क प्रोटीन कहते हैं केसीन को। केसीन नाम का प्रोटीन होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब ये करता क्या है? प्रोटीन है, क्या करेगा? ये तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आया ना। हाँ, तो सुनो, ये मत पूछो प्रोटीन क्या कर रहा है, ये पूछो कि इसको कट करने वाला रेनिन क्या कर रहा है, ठीक है? तो सुनो, हमने क्या कंज्यूम किया? मिल्क। मिल्क के अंदर की शुगर कौन? कुछ दिमाग के अंधे बच्चे क्या बोल रहे पता है? मैं पूछ रहा हूं मिल्क के अंदर की शुगर कौन? तो बोलते केसीन। क्या है? दिमाग से दिखता ना। हाँ, तो दिमाग से सोच तो सकते हो, इतने भी अंधे मत बनो कि दिख रहा है केसीन लिखा हुआ तो केसीन ही होगा सर। शुगर, शुगर समझ लो सर, कुछ नहीं होता। ऐसा है क्या? तो बताओ फिर मिल्क के अंदर की शुगर कौन सी? उसको डाइजेस्ट किया तो कौन करेगा? लैक्टेज। कौन सी ग्लैंड का एंजाइम? वेरी गुड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। और कौन से जूस? या फिर इंटेस्टिनल जूस। इतना क्लियर है? आगे बढ़ू? गुड वन। तो सुनो, अब कहानी ये थी कि कोई भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो चुपचाप पेप्सिन आता,
पहले से पेप्सिनोजेन आता, उसको HCl एक्टिवेट करता, वो पेप्सिन बन जाता, और पेप्सिन आता कोई भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पीसेस में, दैट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देता। लेकिन यहां स्पेशल केस है, अब ये समझने के लिए स्टार्टिंग से ध्यान दो, ठीक है। ये स्पेशल केस है एक प्रोटीन का जो मिल्क के अंदर होता है। यस, ये मिल्क प्रोटीन का नाम है केसीन। क्या नाम है? तो केसीन प्रोटीन कहाँ होता है? मिल्क में। कहाँ होता है? अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है, क्योंकि हुआ क्या, ये सुनो क्यों जरूरत पड़ी। मान लो आपने दूध पिया, अब मिल्क कंज्यूम करने के बाद जैसे ही मिल्क पहुंचा स्टमक में, तो पेप्सिन को क्या लगा कि अब मैं तो एक्टिव हूं, पहले पेप्सिनोजेन था, अब मैं पेप्सिन हूं, मैं जाके प्रोटीन को काट दूंगा। ये गया किसके पास? केसीन के पास। तो जैसे ही पेप्सिन पहुंचता है केसीन के पास, तो केसीन को कट नहीं कर पाता वो। पेप्सिन कैन नॉट शो एक्शन ऑन केसीन। अब पेप्सिन बोला ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। तो फिर पेप्सिन बोला कि इसका प्रोसेसिंग करो पहले, मैं बाद में इसको कट करूंगा। अब केसीन का प्रोसेसिंग करेगा कौन? तो आपको शायद याद होगा कि चीफ सेल ने 2 एंजाइम्स बनाए थे, एक प्रोरेनिन, दूसरा पेप्सिनोजेन। तो प्रोरेनिन याद है? तो प्रोरेनिन कैसा है? उसको एक्टिव कौन करेगा? एक्टिव होने के बाद क्या नाम होगा? रेनिन। अब रेनिन आता है केसीन के पास। रेनिन पूछता है केसीन को, क्या हुआ भाई, क्यों टूट नहीं रहे हो तुम? पेप्सिन आया था। क्या हुआ था? पेप्सिन आया था, लेकिन पेप्सिन के द्वारा तो तुम कटे ही नहीं। तुम बोले कि नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो पेप्सिन बोला कि इसकी प्रोसेसिंग करो पहले, फिर इसको कट करूंगा। समझे क्या? तो फिर ये आया रेनिन किसके पास? तो देखो अब केसीन का क्या होता है। रेनिन के आने की वजह से केसीन पैरा केसीन हो गया। क्या हो गया? इसको बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू रेनिन। केसीन क्या बोल रहा है इसको? थैंक यू, क्योंकि किसमें कन्वर्ट हो गया है? पैरा केसीन। अब शायद आपको याद हो या फिर पता हो, जनरल नॉलेज की बात है, कि मिल्क में कैल्शियम भी होता है। बिल्कुल। तो जब आपने मिल्क कंज्यूम किया था उसमें कैल्शियम भी था। अब पैरा केसीन को कौन मिला? कैल्शियम। यस, पैरा केसीन को कौन मिला? अब इन दोनों की शादी हो गई, तो क्या बना? कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम सिंपल। एक बात बताओ, जब ये पहले अकेला था केसीन बन के, तो खुश था क्या? तो इसीलिए पेप्सिन इसको कट कर रहा था क्या? ये कट भी नहीं हुआ बेचारा। लेकिन फिर क्या हुआ कि केसीन को किसने कन्वर्ट कर दिया? रेनिन ने पैराकेसिन। फिर पैराकेसिन को कौन मिला? तो फिर दोनों क्या बन गए? कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट। अब जैसे ही ये कैल्शियम पैराकेसिनेट बना, वैसे ही कैल्शियम पैराकेसिनेट के ऊपर एक्शन किसकी होगी? और दोबारा आपको तो पता ही है पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स एंड, कितना सिंपल है देखो। यस और नो? याद रहेगा ये? पहले रेनिन को एक्टिवेट किया, सेम HCl करेगा, फिर बाद में केसीन को रेनिन ने पैराकेसिन बना दिया। पैराकेसिन और कैल्शियम मिलके क्या बनाते हैं? तो सुनो, फिर केसीन का जो रेनिन ने कन्वर्जन किया है अल्टीमेटली कैल्शियम पैराकेसिनेट में, केसीन का जो रेनिन ने कन्वर्जन किया है अल्टीमेटली कैल्शियम पैराकेसिनेट में, तो वो कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना। सुनो फिर से, ध्यान दो। केसीन का कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्जन हो जाना, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या कहते से? तो क्या मैं बोल सकता हूं कर्डलिंग ऑफ मिल्क होगा तो डाइजेशन होगा प्रोटीन का, वो भी केसीन वाले, सिर्फ केसीन वाले। अगर कर्डलिंग ऑफ मिल्क नहीं हुआ केसीन का, तो डाइजेशन होगा क्या? आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, वो दूध पीते हैं, तो जब उनको उल्टी होती है तो वो दही निकालते हैं। हमने कहा था उनके बॉडी के अंदर, उनके स्टमक में बहुत सारा अमाउंट ऑफ रेनिन होता है, और ये सब काम है रेनिन का। समझा? सभी को समझा? वेरी गुड। इतना क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन, क्या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो गया? नहीं।
पेप्टोन्स या फिर प्रोटियोसिस अभी तक एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। ये प्रोटीन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, ये सिंपल फॉर्म नहीं है। अब सुनो क्या होता है। अब जैसे ही वो कैल्शियम पैराकेसिनेट बना था, पेप्सिन आया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? पेप्टोन्स एंड, वेरी गुड, मतलब छोटे छोटे पीसेस में। ओके, अब क्या होता है कि बाकी का डाइजेशन के लिए एंजाइम है ही नहीं स्टमक के पास। अगर आप बोल रहे हो, अच्छा ये तो मानते हो ना, इतना तो मानते हो ना कि अगर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इतना तो मानते होगे कि अगर कन्वर्जन हो रहा है, किसका कन्वर्जन? यस, वो सुनो सुनो अच्छे से। अगर कन्वर्जन हुआ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस जो बने वो आगे डिवाइड हुआ क्या? मेरा मतलब है वो क्या वो आगे डाइजेस्ट हुए? जैसे कि वैसे ही रहे। स्टमक में पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस आगे नहीं डाइजेशन शो करेंगे, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? इनको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है ही नहीं स्टमक के पास। समझा? पक्का सभी को? तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? अब जो स्टमक के अंदर फूड एनसीईआरटी के हिसाब से 4 से 5 घंटे था, तो वो तब ये कर रहा था वो, अब ये सब हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एसिडिक फूड यहां था, अल्कलाइन फूड, तो हमने कहा ये अल्कलाइन था, हाईली एसिडिक। बगल कैविटी में फूड कौन से पीएच पे होता है? स्लाइटली 6 पॉइंट स्लाइटली, लेकिन स्टमक में तो हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? तो सुनो फिर, हाईली एसिडिक फूड अब जाता है डिओडेनम में। तो हाईली एसिडिक फूड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काइम। अब काइम जैसे ही इंटर करता है डिओडेनम में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद, काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद ये देखता है कि यहां तो सब कुछ अल्कलाइन है, और फिर थोड़ी देर में उसके ऊपर बाइल जूस डाल दिया जाता है वो सारा। और जैसे ही बहुत सारा बाइल जूस डाल दिया जाता है, तो शायद आपको बाइल जूस के फंक्शन में मैंने एक वर्ड लिखवाया होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम। समझला सेल, मतलब जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर उसका क्या होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बाइल जूस। समझा? पक्का? ओके, मान लो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन ओके, तो आगे का डाइजेशन जो भी होना है, मतलब जो मटेरियल अभी स्टमक से डिओडेनम में आया है, अब उसको कन्वर्ट कर दिया पहले क्या? न्यूट्रलाइजेशन करके एल्कलाइन में, है ना? बेटा सोएगा तो गोली मार दूंगा, समझा क्या? हाँ समझ गया हो। ओके, सर के दर्द की गोली रखी मेरे पास। सुनो, हाईली एसिडिक काइम आया, वो काइम ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद उसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया। किसने किया? बाइल जूस ने किया। अब प्रॉब्लम यह है, न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, देखो बिफोर न्यूट्रलाइजेशन क्या एंजाइम काइम पर एक्ट कर सकते थे? उसको कन्वर्जन करना होगा, अल्कलाइन फॉर्म में आना होगा, 7.8 पीएच पे होगा, तभी एक्शन होगा एंजाइम का। चलो ठीक है, 7.8 पीएच मेंटेन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम हो गया, अब तो करो। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक में पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में बना था, वैसे एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में पैनक्रियाटिक जूस के भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। और क्या मुझे बताने की जरूरत है क्यों इनएक्टिव होंगे? क्योंकि अगर उसको डायरेक्टली छोड़ दिया, एक्टिव फॉर्म में बना दिया, तो वो तो अपने बॉडी के लेयर को ही कट कर देगा ना, बॉडी के सेल्स को ही मार देगा। इसलिए उसको इनएक्टिव फॉर्म में ही बनाते हैं, और जहां पे एक्शन चाहिए वहां पे जाके उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो सुनो, बाइल जूस के साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस भी आ गया। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन से एंजाइम्स हमने पढ़े थे जो थे प्रोटीन डाइजेस्टिंग? कौन से थे? हाँ बोलो। एक बार फिर बोलो।
बाकी लोग अब ओवर एक्टिंग की दुकान, इतनी ओवर एक्टिंग करेगा। तो सुनो, इन दैट इज पैनक्रियाटिक जूस इनएक्टिव प्रोटियोसिस होता है, मतलब ये प्रोटियोसिस मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कैसे है? कौन से? क्या याद आया आपको? ये कहीं पढ़े थे, है ना? 3 साल पहले कहीं पढ़ा था, याद है ना? गुड। अब इनका क्या होगा? इनका होगा डाइजेशन। क्या होगा? वेरी गुड बेटा, एंजाइम का डाइजेशन कर दो तुम, तुम्हारा बस चले तो